गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आज ये वाला है, निम्न में से विसंक्रमण डिसइंफेक्शन की सबसे प्रभावी विधि है। विसंक्रमण वह कंडीशन जिसके अंतर्गत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एक मरीज से दूसरे मरीज के लिए यूज करते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि डिसइंफेक्ट न करें तो ऐसी कंडीशन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी विधियां हैं, मैंने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया था। तो विसंक्रमित करने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? कई ऐसे होते हैं अपने केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल के द्वारा करते हैं। कई ऐसे भाप होते हैं, वेपर होते हैं, धूम्रीकरण फमिगेशन करते हैं। कई ऐसे होते हैं बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं। कई ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट है ना, आग के द्वारा जो क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे मेथड है वो कौन सा है? ए ऑटोक्लेव, बी उबालना, सी भस्मीकरण और डी पाश्चुरीकरण। ऐसी कंडीशन के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑटोक्लेविंग एक ऐसा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है, एक ऐसे ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक मॉइस्ट हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि 121 डिग्री, आगे अपन बात करेंगे कितना इसका प्रेशर रहता है, 121 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इतना रहता है, जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके अंतर्गत जो स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया के ऊपर बीजाणु होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सबसे प्रभावी इफेक्टिव मेथड होती है वो होती है ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑटोक्लेविंग के दौरान उपयोग में लिया जाने वाला तापमान होता है। एक ऑटोक्लेविंग एक मशीन है, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंतर्गत एक ड्रम होगा, उस ड्रम के अंदर नीचे पानी भरा हुआ होता है, जाली लगा हुआ होता है, और उसको क्या करते हैं, करंट से हीट प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंतर्गत पानी गर्म होता है। उस पानी गर्म की वजह से भाप बनती है, और भाप के बनने की वजह से जो ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। अब इसके अंदर एक खासियत यह है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें 121 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर रहेगा। टाइम की बात करें तो इसके अंदर 15 से 20 मिनट टाइम रहेगा। इतना टाइम 15 से 20 मिनट तक ये 121 डिग्री सेल्सियस पर 121 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे। और प्रेशर की बात करें, प्रेशर 15 IBS इंच स्क्वायर, ठीक है ना, 15 IBS इंच स्क्वायर इतना प्रेशर रखेंगे। ऑटोक्लेव के अंदर इतना प्रेशर रखेंगे, 115 IBS इंच स्क्वायर, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, और इनको कितना मिनट तक चालू रखना है, 15 से 20 मिनट। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ऑल टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसके अंदर बच्चों कौन सा राइट होगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। देखिएगा कहीं है, हाँ यहां पे है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग है मुंह की सफाई के लिए, हाँ जरूरी है। दूसरा है सिट्स बात के लिए, यह भी जरूरी है। ब्लेडर की सफाई के लिए यह भी जरूरी है। इस प्रकार से मैं कहूं तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। सिट्स बात वह बात जिसके अंतर्गत एक मरीज है जिसको हेमरोइड्स है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, मस्सा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक टब लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है, और उस बर्तन के अंदर पानी डाल दिया जाता है जिसका टेम्परेचर होता है 105 से 110 डिग्री सेल्सियस।
इतना टेम्परेचर होगा, उसके बाद में उसके अंदर बीटाडिन डाल दिया या ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डाल दिया, उसके बाद में उस मरीज को अंदर बिठा दिया। इस कंडीशन के अंदर हेमरोइड्स वाले, फाइल्स वाले हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस प्रकार से सीड्स बात दिया जाता है। माउथ सफाई तो जो ब्रश करते हैं वो समझ लीजिए, और कोलगेट, उसके बाद में ब्लेडर की सफाई। ब्लेडर की सफाई के लिए ये सारे पोटेशियम परमैंगनेट है उसको यूज में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण है। देखिएगा, चिकन पॉक्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया, ये तो टीबी के लिए है बच्चों, ये तो टीबी के लिए है। बोर्डेला पर्टुसिस, ये तो डिप्थीरिया के लिए है। बोर्डेला पर्टुसिस, सॉरी पर्टुसिस, उसके बाद में वेरिसेला जोस्टर VZ चिकन पॉक्स के अंदर, चिकन पॉक्स। उसके बाद में कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये किसके लिए है? डिप्थीरिया। इस प्रकार से पहले वाला है टीबी के लिए होगा, दूसरा वाला जो है बैक्टीरिया है वो पर्टुसिस के लिए होगा, तीसरा वाला होगा वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स के लिए है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, और उसके बाद में कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये डिप्थीरिया के लिए है। इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा सी इज आंसर इज राइट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से डिप्थीरिया का कारण है, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है। डिप्थीरिया के अंदर क्या होगा? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया रहेगा। ठीक है, ये डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु औषधि थेरेपी, जिसको मल्टी ड्रग्स थेरेपी बोलते हैं। मल्टी ड्रग्स थेरेपी, इसकी फुल फॉर्म बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर आई हुई है, MDT, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। ये किसके अंदर का सब संबंध? किसी रोग के ट्रीटमेंट से है। किसके रोग से ट्रीटमेंट से है? ये लेप्रोसी के अंदर दी जाने वाली ट्रीटमेंट होता है, लेप्रोसी के अंदर। ठीक है, लेप्रोसी के अंदर मल्टी ड्रग्स थेरेपी दिया जाता है, जिसको MDT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों कौन सा राइट आंसर होगा? सही ए इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में डॉट्स थेरेपी का संबंध किस रोग के ट्रीटमेंट से है? टीबी से। बी इज ए करेक्ट आंसर। अब डॉट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर बच्चों हमेशा फुल फॉर्म है, उसको ज्यादा याद रखना है। फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ये याद रखना क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व, डायरेक्टेड ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना, इसको फुल फॉर्म को आप एक बार देख लेना। उसके बाद में मैं बात करूं कि डॉट्स क्या है। ए डॉट्स इज ए स्टेटरी, एक तकनीकी है, एक टीबी के मरीज के लिए एक बनाई गई थेरेपी है, एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा कि जब मरीज को पहले उसको टीबी हुआ, टीबी की दवाई हुआ, वो झोला भर के घर लेके चला गया, उसके बाद में वो लेते नहीं थे। कई ऐसे मरीज जो लेते नहीं थे, उसका रिजल्ट पूरा नहीं आता था। ऐसी कंडीशन के अंदर डॉट्स थेरेपी, जिसके अंदर डायरेक्ट एक वो PSC CSC सब सेंटर पे आएगा, आने के बाद में उस हेल्थ पर्सन के सामने वो दवाई लेगा और उसके बाद में वो वापस घर जाएगा। हफ्ते में तीन दिन आना होता है। इस प्रकार से डॉट्स थेरेपी चलने से दिया जाने वाला दवाई जो एक तो प्रॉपर रूप से मरीज ले रहा है और वो हेल्थ पर्सन के सामने ले रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉपर सही तरीके से दवाई उस मरीज को दी जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में उस मरीज का टीबी से रिलेटेड जो मरीज थे वो 100% कारगर हुए, मतलब उनको टीबी का नामो निशाना नहीं रहा। तो इस प्रकार से जो पहले दवाइयां देते थे वो लेते नहीं थे, फेंक देते थे। तो ऐसी कंडीशन में उसका रिजल्ट अच्छे से नहीं आया, टीबी के लोग ठीक नहीं हुए। तो ऐसी कंडीशन में टीबी को ठीक करने के लिए, उसका रिजल्ट बढ़िया लाने के लिए डॉट्स थेरेपी स्टार्ट की थी। उसमें यह बताया गया था कि टीबी वाले मरीजों को दवाई घर पे नहीं देना है, वो
उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में वो यहाँ पे सब सेंटर पे आएगा, पीएससी सीएससी पे आएगा। एक हेल्थ पर्सन है, नर्सिंग स्टाफ है, नर्स है, उसके सामने वो दवाई लेगा, गटकेगा और उसके बाद में वो घर चला जाएगा। उसका पूरा पूरा शेड्यूल बताया जाता है कि इस टाइम में इतने इतने महीने तक, इतने दिन तक आपको आना होगा, लेना होगा, नहीं तो टीबी जाएगी नहीं। और उसके बाद में लास्ट में रिजल्ट देखा कि तो 100% काम किया, ठीक है ना। तो ये टीबी के लिए ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं HIV संक्रमण, जिसको बोलते हैं एड्स। HIV की और जो एड्स है AIDS, इसकी फुल फॉर्म बच्चों याद रखना है, एग्जाम के अंदर आता है। दूसरा समरी के रूप में एड्स या HIV से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एड्स को रोकथाम हेतु अपनाई जा रही रणनीति में शामिल है। क्या शामिल है? मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब एड्स होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर उसको रोकने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है। सबसे पहले कंडोम का यूज को बढ़ावा देना, सही है। उसके बाद में, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके बाद में रोगी के केवल सुरक्षित रक्त को सड़ाया ही सुनिश्चित किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। एड्स नियंत्रण हेतु चलाई जा रही गतिविधियों में बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एड्स वाले मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट एक जनरल वार्ड के अंदर भर्ती मरीज के ट्रीटमेंट से अलग होता है। यदि आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड से फ्रीक हो गया तो उस जो हेल्थ कर्मी है, जो दवाई दे रहा है, नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहा है, उस पर्सन को होने की संभावना 100% है। तो उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग देना जरूरी है, ये सही बोल रहा है। उसके बाद में उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या डिब्बे डब्बा आ गए भाई, क्या बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, बताइए। क्या आ रहा है, देखिए बच्चों, पता कीजिए क्या हो रहा है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, निम्न क्षेत्र वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग को प्रदर्शित कर रहा है। इन फॉर कंडीशन में कौन कौन सी स्थितियों में वैक्सीन का उपयोग लेने योग्य है। देखो बच्चों, यहां पे आया है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, जिसको बोलते हैं VVM। मैं सीधी सी भाषा के अंदर बात करूं, आपने देखा होगा कि ऑल टाइप ऑफ द वैक्सीन हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश के अंदर रोशनी में आएगा, हीट के अंदर आएगा, ऐसी कंडीशन के अंदर उस वैक्सीन का जो मियाद है, या मैं कहूं कि उसकी प्रभावशीलता है, वो खत्म हो जाएगी, नहीं के बराबर होगी। ये सब आप जानते हैं, ये तो सब बताया हुआ है। उनको एक टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, 2 से 4 डिग्री के अंदर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर, इतने टेम्परेचर पे रखा जाता है, बिलो टेम्परेचर पे रखा जाता है। ये मैंने आपको कोल्ड चेन के अंदर बच्चों बताया था। अब मैं कहूं VVM एक इस प्रकार का एक मॉनिटरिंग है, इसके द्वारा देख करके पता लगाया जा सकता है कि ये दवाई देने लायक है या नहीं है। मैं कहूं कि एक वाइल है, उस वाइल के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है, इस प्रकार से लेबल लगा दिया जाता है। ये वाइल है, इसके ऊपर लेबल लगा दिया। एक थर्मोकोल होता है, जिसके अंतर्गत इस लेबल के द्वारा मालूम पड़ता है, जैसे हीट के प्रति आएगा तो इसके अंदर कलर चेंज हो जाएगा। अब इनके अंदर बच्चों आपको यह देखना है
ये लेबल, मान लीजिए ये वाइल है और उस वाइल के अंदर ये लेबल लगे हुए हैं। पहला वाला वाइल ये प्रदर्शित करता है कि अंदर वाला होता है, अंदर वाला स्क्वायर होता है और बाहर वाला क्या है, सर्कल है। एक अंदर आयताकार बना हुआ है जिसमें व्हाइट व्हाइट टिकियां दिख रही है और बाहर वाला जो घेरा है। तो मैं कहूं कि अब ये सही है। मैं कहूं कि जो इनर स्क्वायर इज लाइटर देन द आउटर, मतलब अंदर वाला जो स्क्वायर है वो बाहर की तुलना में हल्का है, गहरा नहीं है, काला नहीं है। इसके अंदर अपन भेद डिफरेंस कर सकते हैं कि अंदर वाला और बाहर वाला के अंदर फर्क है। अंदर वाला ब्लैक नहीं हुआ है, ब्लैक बाहर वाला है। ऐसी कंडीशन के अंदर दवाई दी जा सकती है, वैक्सीन सही है। यदि एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है, ऐसा कलर देखने को मिलता है उस थर्मो जो इंडिकेटर है उसके ऊपर, तो वैक्सीन में दवाई है, यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर बच्चों आपको नहीं दिखता होगा परंतु मेरे को दिख रहा है कि हल्का जो अंदर वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन था वो हल्का धुंधला हुआ है, परंतु मैं अभी डिफरेंस कर सकता हूं कि जो अंदर वाला है, अंदर वाला इनर स्क्वायर है वो लाइटर देन द आउटर, बाहर की तुलना में अभी भी हल्का है, कम है, दिखता है, शो हो रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर भी दिया जा सकता है। परंतु मैं कहूं कि ये इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है, काला और ब्लैक वो बराबर हो गया है, कुछ भी नहीं दिखता है, इस कंडीशन में नहीं दी जा सकती दवाई। दूसरी बात करें कि अंदर वाला काला हो गया है और बाहर वाला हल्का काला है, ऐसी कंडीशन में भी नहीं देंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर वाइल्ड वैक्सीन का उपयोग लेने योग्य है? ये दोनों कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। तो इसके अंदर बच्चों ए इज ए राइट आंसर रहेगा। यदि आपको वीवीएम के बारे में समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, कमेंट्स के अंदर लिख देना, मैं आपको और वीडियो बना करके सेपरेट भेज दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? अब मैं बात करूं, जन्म के समय 3 प्रकार के वैक्सीन लगते हैं, जैसे बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस। तो इसके अंदर बीसीजी का वैक्सीन लगाएंगे वो जन्म के समय लगाते हैं, रोटा वैक्सीन जन्म के समय नहीं लगाते हैं, डीपीटी का टीका भी जन्म के समय नहीं लगाते हैं, मीजल्स का भी जन्म के समय नहीं लगाते हैं। एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर बच्चों आपको याद करना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। टीकाकरण सारणी आप रट के जाना, एग्जाम के अंदर आएगा। और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, किसी के अंदर आएगा, ये वीवीआई के अंदर जाएगा, स्टार लगा देना। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार निम्न में से कौन सा टीका 1 वर्ष की उम्र के बाद में लगाया जाता है? कौन सा बच्चों बताओ 1 वर्ष के बाद में लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं, बीसीजी का टीका नहीं, डीपीटी का प्रथम डोज, रोटावायरस नहीं। डीपीटी का प्रथम डोज लगता है वो 1 साल के बाद में लगता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर देख लेना, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसको आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसको आपको अच्छे से कंटेस्ट करके रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से विटामिन B1 जिसको थायमिन की कमी से होने वाली बीमारी है, कौन सा होगा बच्चों? इसके अंदर बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिस विटामिन डी की कमी से होता है। वेट एंड ड्राई बेरी होता है, वो B1 की कमी से होता है। पेलेग्रा किसकी वजह से कमी होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और
विटामिन ए की कमी से होता है, वो कौन किसकी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिस या कंजक्टाइवल जीरोसिस। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो B1 थियामिन की कमी से क्या होगा बच्चों? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब मैंने आपको बताया था उस टाइम में कि जितने भी विटामिन होते हैं उसके केमिकल नेम सारे आपको याद रखने हैं, उसके होने वाली डिजीज के बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटनेटल केयर के उद्देश्यों में शामिल है। एंटनेटल केयर वह केयर जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था एमसीएच केयर के अंदर, एमसीएच केयर, एमसीएच केयर जिसके अंदर एएनसी एंटनेटल केयर होती थी। बच्चे का जन्म होने से पहले ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, एक मदर और उनके अंदर पलने वाले बच्चों की एक सिस्टमेटिक तरीके से जो केयर होती है एंटनेटल केयर कहते हैं। उस एंटनेटल केयर के अंदर क्या क्या शामिल है? प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, सही। हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं का आइडेंटिफाई करना, यह भी सही है। महिला और उसके परिजनों को गर्भाशय में के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताना, यह भी सही है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। हुआ बस, ठीक। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें, एक गर्भवती महिला द्वारा कम से कम कितनी प्रसव पूर्व यात्रा आवश्यक रूप से करनी है? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसी के अंदर आता है कि कितना केयर करना होगा। कितना केयर करते हैं बताइए। एंटनेटल विजिट के अंदर 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, तो कितना करते हैं? 4 करते हैं। कितना? 4 विजिट करेंगे। एनसी विजिट होती है वो 4 विजिट होती है। अब मैं कहूं कि कब कब किया जाना जरूरी है, ऐसी कंडीशन के अंदर बात करें कि सबसे पहले बात करते हैं कि 12 वीक्स पे, पहला बात करें तो 12 वीक्स, दूसरा बात करते हैं 14 टू 16 वीक्स, उसके बाद में बात करें 28 से 34 वीक्स, और उसके बाद में बात करें 36 वीक्स। ये है एंटनेटल विजिट करने का तरीका। मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिला कंसीव होती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर पहला महीना से लेकर के 7वें महीने पे हर महीने जाना है, 8वें महीने पे 15-15 दिन से जाना है, और 9वां महीना लगता है तो ऐसी कंडीशन है 9 मंथ में बच्चा हो जाता है, परंतु 9वें महीने के अंदर अब जितना दिन खींचते हैं उसमें हफ्ते हफ्ते में जाना होगा। परंतु आपने देखा होगा ऐसे विकासशील देश, विकसित देश, कामकाजी महिला, आने जाने में दिक्कत सुविधा नहीं होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर कम से कम 4 विजिट बहुत जरूरी है। कब कब? एक तो महिला कंसीव हुई उसके तीसरे महीने, मतलब 12 वीक पे, तीसरे या चौथे महीने। उसके बाद में बात करते हैं उसके 14 टू 16 वीक में ये सेकेंड विजिट, 28 से 34 वीक के अंदर 3rd विजिट, और 36 वीक पे 4th विजिट करना जरूरी है। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेगनेंसी की 24 सप्ताह की अवधि पर फंडल हाइट का लेवल होता है। देखिएगा, अब देखिएगा, जब प्रेगनेंसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर फंडल हाइट
जो एब्डोमिनल की ग्रोथ होती है, एब्डोमिनल फूलता है, पेट फूलता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो एब्डोमिनल की जो फंडल हाइट होती है उसका मेजरमेंट की बात करें, एज के अकॉर्डिंग, सॉरी वीक के अकॉर्डिंग फंडल हाइट है वो ऊपर की तरफ जाती है। अब इसके अंतर्गत जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, देखिएगा मैं कहूं फंडल हाइट की बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं फंडल हाइट के बारे में। फंडल हाइट मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट की बात करें सिंपाइसिस प्यूबिस से, सिंपाइसिस प्यूबिस से लेकर के, सिंपाइसिस प्यूबिस से लेकर के जिफी स्टेर्नम तक जिफी स्टेर्नम तक देखते हैं, जिसके अंतर्गत सिंपाइसिस प्यूबिस से जो फंडल हाइट होगी सिंपाइसिस प्यूबिस पर एट 12 वीक्स। ठीक, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं सिंपाइसिस प्यूबिस से सिंपाइसिस प्यूबिस से अम्बलाइकस तक, इसके बीच में होती है बिटवीन कब 16 वीक्स पे। उसके बाद में करें 22 वीक पे ऑन अम्बलाइकस, 22 वीक्स पे ऑन अम्बलाइकस पर होती है। ठीक है, और 38 वीक पे जीपी स्टेर्नम पे होती है, 38 वीक्स पे जीपी स्टेर्नम। अब देखिएगा बच्चों, जैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ऐसी कंडीशन में जो फंडल हाइट है उसका भी इनलार्जमेंट होगा, बढ़ेगी। तो फंडल हाइट का मेजरमेंट करते हैं, सिंपाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट होता है। 12 वीक पे जो फंडल हाइट होती है वो कहाँ पे होगी, सिंपाइसिस प्यूबिस पर फंडल हाइट होगी। एट द 12 वीक पे फंडल हाइट का जो मेजरमेंट करते हैं तो सिंपाइसिस प्यूबिस पर। दूसरा बात करते हैं कि 16 वीक के अंदर बात करें तो सिंपाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में होगी। सिंपाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकल वाला पार्ट है उसके बीच में होगा, कब होगा, 16 वीक के अंदर। और एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइकस तक जो फंडल हाइट होती है वो होती है 22 वीक्स के अंदर। और एक जीपी स्टेर्नम तक फंडल हाइट आ जाती है, वो कब होगी, 38 वीक्स के अंदर होगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आया है कि अम्बलाइकस पर जो फंडल हाइट है वो कितने वीक पे देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर लिखा हुआ है 22 वीक्स। यदि मैं कहूं कि रेंज की बात करें कि 22 से लेकर के 24 वीक्स के अंदर एट द अम्बलाइकस तक उसकी फंडल हाइट देखने को मिलती है। अब देखिएगा क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी की 24 सप्ताह की अवधि में फंडल हाइट की ऊंचाई का लेवल होता है। मैंने आपको बताया था 20 वीक्स, 20 से लेकर के 24 वीक्स तक
एट अम्लाइकस, अम्लाइकस तक होती है। सिंपैथिस प्यूबिस अम्लाइकस के मध्य नहीं, ये तो 16 वीक्स के अंदर मैंने लिखाया था। नाभि के लेवल पर हाँ ये होता है 22 से लेकर के 24 वीक्स। नाभि तथा जीपी स्टेनम को मिलाने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग के अंदर 2/3 भाग के बिंदु मिलाने वाला ये 32 वीक के अंदर देखने को मिलेगा। नाभि और जीपी स्टेनम को मिलाने वाली रेखा के 1/3 वाले भाग के निचले 2/3 भाग के मिलने वाला, तो इसके अंदर बच्चों ये बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। फंडल हाइट मेजरमेंट कैसे किया जाता है इसका वीडियो भी यूट्यूब के अंदर है, वहां से भी देख सकते हैं। इसका आंसर ये राइट रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं द्वारा प्रतिदिन ली जाने वाली अतिरिक्त किलो कैलोरी होती है। कितना किलो कैलोरी? 300 किलो कैलोरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर 300 किलो कैलोरी, और प्रेगनेंसी के बाद में जो वो प्यूपेरियम पीरियड होता है उसके अंदर कितना किलो कैलोरी? 500 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी। ये दोनों याद रखना है। ये ड्यूरिंग द प्यूपेरियम पीरियड, प्यूपेरियम पीरियड वह पीरियड जिसके अंतर्गत डिलीवरी से 42 दिन के बीच का जो पीरियड होता है उसके अंतर्गत। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन तो अपन देख लेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली प्रसव पूर्व सलाह में शामिल है। प्रसव पूर्व सलाह मतलब एएनसी, एंटीनेटल केयर के अंदर जब बच्चा नहीं हुआ है उसके दौरान क्या क्या सलाह देंगे? सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को धूम्रपान से बचने और अल्कोहल का सेवन करने से मना करना, नहीं करने देना, सही बोल रहा है। गर्भवती महिलाओं को टीडी नहीं टीटी के 2 टीके आवश्यक रूप से लगवाने की सलाह देना। कब कब लगाते हैं? जो महिला को प्रेग्नेंट महिला है उसको टीटी का इंजेक्शन लगाना होता है। अब टीटी का इंजेक्शन बच्चों लगाते हैं, मैं कहूं कि 16 वीक्स में एक लगा दो, और उसके बाद में 1 मंथ, आफ्टर द 1 मंथ दूसरा टीका लगा दो। या जब एनसी के लिए फर्स्ट विजिट के लिए जो महिला आती है, एनसी का फर्स्ट विजिट कब होता है? 12 वीक के अंदर, तो उस 12 वीक के अंदर लगा देना है, और उसके बाद में 1 महीने के बाद में वापस इंजेक्शन लगा सकते हैं। या जब मरीज को फर्स्ट जब आइडेंटिफाई हो गया कि मालूम हो गया कि महिला कंसीव हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसी कंडीशन में लगा दो। एज सुन एज आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके बाद में 7वें महीने के अंदर लगा दो, जो हॉस्पिटल के अंदर 7वें महीने में लगाते हैं। तो इस प्रकार से उस मदर को टिटनेस तथा बच्चे को दोनों से ही टिटनेस से होने वाली बीमारी से रोकने का काम करता है ये इंजेक्शन। ठीक है, ये भी बोलते हैं। दूसरा है, प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त पोषण की सलाह देते हैं। अभी तो बताया कितना कैलोरी लेना होगा एक्स्ट्रा। तो उपरोक्त सभी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में बात करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान लगाए जाने वाला टीडी नहीं टीटी की संख्या होती है कितना? 2, बी इज ए करेक्ट आंसर। एक प्रथम गर्भा महिला के सामान्य नॉर्मल लेबर की कुल अवधि होती है सी 14 से 16 आवर्स। उसके बाद में प्रसव के दौरान पाए जाने वाले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की विशेषता में शामिल होती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रसव की अवधि बढ़ाने के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहती है। हाँ, प्रसव की अवधि बढ़ने के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। हाँ, प्रसव प्रक्रिया के बढ़ने के साथ साथ इनकी अवधि ड्यूरेशन भी बढ़ती है। यस, तो इस प्रकार से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होने वाली जो प्रतिक्रिया है सारी है, डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम की प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में सही कथन क्या है। अब मैं कहूं सही कथन क्या है उसके बारे में फिर बात कर लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये वास्तविक प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने के साथ में शुरू होती है और सर्वाइकल के पूर्ण विस्तारण होने पर समाप्त हो जाती है। ये सही है, ए इज ए करेक्ट आंसर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। यह अवस्था सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण होने के प्रारंभ होती है और गर्भ शिशु के बाहर आने तक समाप्त हो जाती है। यह अवस्था गर्भ शिशु के बाहर आने के साथ प्रारंभ होती है और प्लेसेंटा की डिलीवरी के साथ में समाप्त हो जाती है, या उपरोक्त सभी। देखिएगा बच्चों, इसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। जब डिलीवरी होती है उस कंडीशन के अंदर बच्चा कब पैदा होगा, कौन सी स्टेज के अंदर होगा, 4 स्टेज होती है। सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं, डिलीवरी के फर्स्ट 4 स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर सबसे पहले बात करें, फर्स्ट स्टेज ये कब स्टार्ट होती है। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं बच्चों सर्वाइकल स्टेज। सेकेंड स्टेज को बोलते हैं एक्सपल्सन स्टेज। इसके बाद में थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्टेज। इस प्रकार से बात करें तो लेबर के दौरान ये इतने प्रकार की स्टेज होती है, उसके द्वारा गुजरना होता है। आपने देखा होगा कि जब महिला का दर्द होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है, डिलीवरी का दर्द होता है, उस कंडीशन में घर से रवाना हो जाते हैं कि चलो डिलीवरी करवा देते हैं। तो मैं कहूं कि ट्रू पेन से लेकर के फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज कंडीशन कहलाती है। जब दर्द स्टार्ट हो जाता है उसके वहां से लेकर के जो सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, इसके बीच की जो कंडीशन होती है उसको फर्स्ट स्टेज के नाम से जाना जाता है। या मैं कहूं कि उसका दूसरा नाम सर्वाइकल स्टेज है, क्योंकि इसके अंदर सर्वाइकल का डायलेशन होता है। दूसरी बात करते हैं एक्सपल्सन स्टेज। एक्सपल्सन का मतलब होता है बाहर निकालना। अब लेबर के अंदर किसको बाहर निकालेंगे, बच्चे को बाहर निकालेंगे, बच्चे की डिलीवरी हो रही है। तो मैं कहूं कि फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एक्सपल्सन स्टेज के अंदर क्या होगा, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ बेबी। फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी मतलब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, वो सेकेंड स्टेज लेबर के अंदर होती है, जिसको एक्सपल्सन स्टेज के नाम से जाना जाता है। तीसरा स्टेज है प्लेसेंटल स्टेज। इसके अंदर डिलीवरी होने के बाद में जब तक प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, डिलीवरी होने के बाद से लेकर के
आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर द चाइल्ड बर्थ टू एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा नॉन एज द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर या प्लेसेंटल स्टेज। चौथे नंबर के अंदर ऑब्जर्वेशन स्टेज होता है जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि ब्लीडिंग की कंडीशन क्या है, उस मरीज को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाता है। पिपेरियम पीरियड के अंदर ब्लीडिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, लोकिया कंडीशन क्या है, ये सारी बातें इसके अंदर देखी जाती है। तो बच्चों इसके अंदर आप स्टेज के अंदर लेबर की स्टेज 4 होती है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। जब महिलाओं को दर्द होता है उसके अंदर भी कौन सा दर्द, दो प्रकार के दर्द होते हैं, एक तो ट्रू होता है एक फाल्स होते हैं। तो ट्रू दर्द, ट्रू पेन स्टार्ट से लेकर के सर्वाइकल का डायलेशन, और वो भी सर्वाइकल का डायलेशन मतलब फुल डायलेशन, 4 अंगुली अंदर जाएगा सर्विक्स के अंदर, 10 सेंटीमीटर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। दूसरा है सर्वाइकल का फुल डायलेशन से लेकर के बच्चे का डिलीवरी होती है उस कंडीशन के अंदर सेकेंड स्टेज कहलाएगा। उसके अंदर सेकेंड स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। उसके बाद में थर्ड स्टेज प्लेसेंटल स्टेज, जब बच्चे का जन्म होने के बाद से लेकर के प्लेसेंटा का बाहर निकलने तक की कंडीशन होती है। और उसके बाद में कौन सी स्टेज होती है, ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। अब आप ही बताओगे इसका आंसर जो मैंने अभी यहां पे दिख रहा होगा, अब आप लोग ही बताओगे, आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, प्रसव की प्रथम अवस्था के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ए फर्स्ट स्टेज ऑफ द सर्वाइकल स्टेज जिसके अंतर्गत ट्रू पेन से स्टार्ट होता है और फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स तक खत्म हो जाता है। ट्रू प्रसव पेन से स्टार्ट होगा, सर्विक्स के पूर्ण विस्तार के समाप्त हो जाता है। ए इज राइट। इसके बाद में ये दूसरा वाला जो है वो क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर क्या है। और उसके बाद में तीसरे वाला है वो थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर का आंसर है। आप समझ गए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के बारे में बात करते हैं। प्लेसेंटल बाहर निकलने डिलीवरी के साथ में समाप्त हो जाता है, प्लेसेंटा का डिलीवरी तक समाप्त हो जाता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर इसके अंदर रहेगा। ये तो समझा दिया। गर्भाशय के दौरान पाए जाने वाले संकुचन होता है वो होता है ब्रेक्सटन हेस कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेक्सन हेस कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ये 16 से 18 वीक के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में पार्टोग्राफ की बात करते हैं। क्या होता है पार्टोग्राफ। अब इसके अंदर पार्टोग्राफ के अंदर उद्देश्य के अंदर शामिल है कि अतिशीघ्र प्रसव की असामान्य प्रगति का पता लगाया जाता है। एक पार्टोग्राफ के द्वारा देखा जाता है कि कंडीशन क्या है, लेबर की कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। गर्भवती महिलाओं तथा गर्भवती शिशु के प्रसव के दौरान किए जाने वाले आंकलन को अधिक गुणवत्ता बनाने के लिए, हाँ, इसमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती तो पार्टोग्राफ के अंदर देखा जा सकता है। गर्भवती महिला और गर्भवती शिशु के मौजूद समस्याओं का शीघ्र पता लगाने के लिए ये तीनों ही सही है। इसका मतलब है कि डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पिपेरियम की अवधि होती है। पिपेरियम पीरियड वह पीरियड जिसके अंतर्गत बच्चे की डिलीवरी होने से लेकर के 1.5 महीने के बीच में जो कंडीशन होती है डिलीवरी के बाद में उसको बोलते हैं पिपेरियम पीरियड। और 1.5 महीने का मतलब क्या हुआ, 42 दिन। 42 दिन मतलब 42 डेज। सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से प्रसव पश्चात देखभाल जिसको पोस्टनेटल के देखभाल में शामिल है, महिला तथा उनके नवजात में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको रोकना, महिला के स्वास्थ्य लेवल को पुनः सामान्य स्थिति में लाना, महिला को शिशु के उचित रख रखाव के संबंध में आवश्यक शिक्षा प्रदान करना। डी इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से प्यूपेरियम के लघु विकारों में शामिल है। प्यूपेरियल पीरियड के अंदर वह कंडीशन जिसके अंतर्गत 42 दिन के अंदर महिला के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। इस दिनों में अतिपूर्तिता मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती है, हाँ होती है, यह हो सकता है। दूसरा है एनीमिया कंडीशन हो सकता है यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो। तीसरा है हेमरोइड कंडीशन हो सकती है, ये हो सकती है। तो इस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को प्यूपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पहले आपको बताया था 500 किलो कैलोरी प्यूपेरियम पीरियड में, 300 किलो कैलोरी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रसव पश्चात होम विजिट के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली नवजात संबंधी सलाहों में शामिल है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में, मैंने आपको जब होम विजिट पढ़ाया था उस कंडीशन में बताया था कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स उस प्रेग्नेंट महिला के घर जाएगी और घर जाने के बाद में क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे या क्या गाइडेंस की जाएगी। महिला को अपने नवजात को दिन में कम से कम 6 से 7 बार और रात में कम से कम 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की सलाह देना। हाँ ये सही है। ये क्या है, सॉरी, ये बिल्कुल सही है, पहले वाला है सही है। डिमांड फीडिंग को प्राथमिकता देना ये भी सही है। बच्चा जैसे रोता है उस हिसाब से फीडिंग देते जाना है। टीकाकरण सारणी, टीका समय पे हुआ कि नहीं हुआ इसकी पूछताछ भी करेंगे। तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। अपकार स्कोरिंग के दौरान निम्न लक्षणों का आंकलन किया जाता है। अपकार स्कोरिंग जिसके अंदर स्किन का रंग, रेस्पिरेशन दर, हार्ट की दर और उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर। ज्यादा जानकारी लेना है अपकार स्कोर के बारे में तो आप मेरा वीडियो के अंदर भी देख सकते हो अपकार स्कोर क्या होता है। क्या प्रेस हो जाता है। उसके बाद में जन्म के समय सामान्य नवजात का वजन होता है। न्यूबॉर्न बेबी जिसका नॉर्मल वजन के बारे में बात करें, जिसके अंदर 2.5 से लेकर के 3.5 केजी होता है, ये नॉर्मल होता है। यदि मैं एग्जैक्ट बात करें तो 3 केजी होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2.5 से 3, 3 से 4, 2 से 2.5। तो इसके अंदर बच्चों सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने बच्चों बताया एक एग्जैक्ट कारण आपको ध्यान, एग्जैक्ट वेट ध्यान रखना, 2.5 से 3.5 इट इज द रेंज। उसके बाद में एग्जैक्ट की बात करें तो 3 केजी, और इसके बाद में इसके नियरेस्ट रेंज है वो मैंने आपको बताया है। इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फैमिली वेलफेयर सर्विस के उद्देश्य है। फैमिली वेलफेयर कंडीशन जिसके अंतर्गत मातृ मृत्यु दर को कम करना, उचित टीकाकरण द्वारा बच्चों की जानलेवा बीमारियों की रोकथाम करना, बेहतर परिवार नियोजन का क्रियान्वयन करना, तो इसके अंतर्गत बच्चों डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। डी सही है। उसके बाद में बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला गर्भ निरोधक साधन है, कौन सा है बच्चों, कंडोम, कॉपर टी, माला एन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर अपने इंडिया के अंदर नहीं, विश्व का पूरा वर्ल्ड का बताया है कंडोम है। ए इज ए क्या है, राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद में होम विजिट के सिद्धांत में शामिल है। होम विजिट जिसमें घर घर जाकर के लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या आवश्यकता है, उसका फाइंड आउट करना और उसका ट्रीटमेंट करना। होम विजिट के स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना जरूरी है। होम विजिट के इम्प्लीमेंटेशन में जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक लेवल के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह भी सही है। होम विजिट परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक और स्वीकार्य होनी चाहिए, यह भी सही है। और उसके बाद में उपरोक्त सभी डीजे करेक्टर्स, ये भी मैंने आपको होम विजिट के अंदर पढ़ाया हुआ है, वहां से देख सकते हो डिटेल से। नर्सिंग बैग के उपयोग में के संबंध में सत्य कथन नहीं है। अब इसमें आपने देखा होगा कि होम विजिट बैग या बैग टेक्निक की बात करें या नर्सिंग बैग की बात करें, जब कम्युनिटी के अंदर एक नर्स जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक बैग लटका के जाएगी, उस बैग के अंदर क्या कथन सही है? नर्सिंग बैग में रखे सभी उपकरण विसंक्रमित होने चाहिए, सही बात बोल रहा है। अखबार, प्लास्टिक शीट नर्सिंग बैग की बाहरी पॉकेट में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नर्सिंग बैग में तौलिया, साबुन, साबुदानी नहीं होते हैं, यह गलत है। नर्सिंग बैग में तौलिया, साबुन तथा साबुदानी नहीं है। अब इसके अंतर्गत बच्चों कथन नहीं है तो यह गलत है। इसके अंदर क्या होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि तौलिया, साबुन, साबुदानी ये तो सबसे पहले निकालते हैं, हाथ धोने जाते हैं, ये जरूरी होता है। ए ऑल टाइप ऑफ द प्रोसीजर करने से पहले और बाद में दोनों के अंदर हाथ धोना है। जब साबुन नहीं है तो किससे धोएंगे? मिट्टी से नहीं। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करें। निम्न में से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले सांस्कृतिक फैक्टर होते हैं। ऐसे नेगेटिव कारक कौन कौन से होते हैं? घर आए मेहमान को शराब और तंबाकू परोसना, हाँ ये सही है, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। घर में सभी पुरुषों के भोजन ग्रहण करने के बाद ही महिलाओं को भोजन करना, वो देखती रहती है घर वाले सब जो पुरुष लोग हैं कब खाना खाया और उसके बाद में खाते हैं। ये गांवों के अंदर अंधविश्वास होता है, परंतु धीरे धीरे अब महिला पहले ही ठूस के खा लेती है किचन के अंदर ही, ठीक है। तो ये होता है कि पुरुष पहले खाएंगे और उसके बाद में महिला खाती है, ये पहले का टाइम में था। अब जमाना गया तो उस कंडीशन में ये भी नेगेटिव प्रभाव डालती है। महिला माल न्यूट्रिशन हो सकती है, कुपोषित हो सकती है, क्योंकि फिर उसको ठंडा खाना मिलता है। पुत्र प्राप्ति की आशा में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। हाँ, पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, 7वीं लड़की, 8वीं लड़की और 10वें नंबर पे लड़का, पूरा टीम बन गया, क्रिकेट का टीम। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके अंदर फिर बाद में बच्चों का न कपड़े ला पाते, न एजुकेशन दे पाते, न खाना पीना खिला पाते। ऐसी कंडीशन में गरीब पर्सन गरीब होते जाते। तो उपयुक्त इज द राइट, सभी है राइट है, डी इज ए करेक्ट आंसर। रिटन कॉन्सेंट से आप क्या समझते हैं? आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर, अरे राम, आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि जब हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी करवाते हैं या कोई भी इस प्रकार की ऑपरेशन करवाते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर उनके रिलेटिव और उनके मरीज को सारी बातें को समझा देते कि किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हुआ तो इसके अंदर हम आपको सारी बातें बता दी है। इसके अंदर कोई भी डॉक्टर के ऊपर केस नहीं होगा, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर केस नहीं होगा। उसके बाद में मरीज एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्जरी करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, बट इनको ठीक करो। तो ये एक लीगल प्रोटेक्शन का कार्य करता है रिटन कॉन्सेंट।
जो सर्जरी होने से पहले एक डॉक्टर, एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा उस मरीज से दस्तखत करवाए जाते हैं, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो रिटर्न कॉन्सेंट से आप क्या समझते हैं? अवकाश लेने से पूर्व कम्युनिटी हेल्थ नर्स द्वारा अपने अधिकारियों से लिखित में अनुमति देना? बिल्कुल नहीं। अवकाश के लेने से पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से संबंधित चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री से लिखित सहमति लेना? नहीं। शल्य क्रिया या सर्जरी या जोखिम युक्त प्रक्रिया से पूर्व मरीज द्वारा उसके परिजनों से लिखित में अनुमति लेना। कोई सर्जरी हो रही है, कोई क्रिटिकल केस है जिसके अंदर रिस्क है, ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में रिटर्न कॉन्सेंट लेना जरूरी है। सी इज ए करेक्ट आंसर। ये बच्चों वीवीआई है, इसको वीवीआई के अंदर डालिएगा, ये इंपॉर्टेंट है वीवीआई। उसके बाद में बात करते हैं होम विजिट के लाभ में शामिल है। जब होम विजिट किया जाता है तो उसके अंदर लाभ क्या है, कौन कौन से लाभ हैं? ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को घरेलू वातावरण की स्थितियों में एक डायरेक्ट रूप से अवलोकन करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स को रोगियों और घरेलू वातावरण की परिस्थिति में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा कम्युनिटी हेल्थ नर्स की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में जानकारी हो जाती है। उपयुक्त सही, डी इज ए करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत रहेगा। निम्न में से रोगी को रेफर करने का उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा कि जब मरीज हॉस्पिटल के अंदर आया, अब हॉस्पिटल के अंदर आया, प्राथमिक उपचार किया, दवाई गोली सब दे दी, टिकिया दे दी, मरीज की कंडीशन ठीक हो ही नहीं रही है। उस मरीज को देखने से यह मालूम पड़ता है कि इसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाना जरूरी है, या बोलेंगे कि इतना इनको सीटी स्कैन है, एमआरआई है, बड़ी बड़ी मशीनों से जांच करवाना होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज को क्या किया जाता है? रेफर किया जाता है। मैं कहूं कि कम सुविधा वाली जगह पर उसका ट्रीटमेंट वहां पे संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है। उस कंडीशन में हायर सेंटर में रेफर करना, जिससे कि उसका इलाज हो सके, मरीज की जान बची जा सके, तो इस कंडीशन में रेफर किया जाता है। इसके अंदर बताया है कि रेफर करने का मकसद क्या है। अब बच्चों, मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि कोई पेड़ पे चढ़ जाए, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि रोगी को एक डायग्नोस्टिक तथा थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। हां, यह जरूरी है। रोगी को आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा प्रदान करना। हां, उसके बाद में उपयुक्त ट्रीटमेंट न हो पाने की स्थिति में रोगी में रोग संबंधी जटिलताओं की रोकथाम होना सुनिश्चित करना। और उपयुक्त सभी, मैंने आपको यह बताया कि ये इसके अंदर बच्चों डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा कि जहां पे मरीज गया था वहां पे एक प्रॉपर रूप से उसकी फैसिलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से मरीज की जान जा सकती है। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट एड दिया और उसको रेफर कर दिया, ताकि वहां पे स्पेशल जैसे सदर हॉस्पिटल से दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एम्स, पीजीआई वहां पे भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी डायग्नोस्टिक जो मशीनें होती हैं, वहां पे सारी सुविधा होती है। ठीक है, तो ये मकसद होता है। दूसरा, आपको अधिक जानकारी लेना है तो आप रेफरल सिस्टम के अंदर जाकर के यूनिट नंबर 7 के अंदर पढ़ लेना, वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक रोगी को जिला अस्पताल से कहां रेफर किया जाता है? अब ऐसी कंडीशन के अंदर मैं कहूं, कोई भी मरीज को जो रेफर किया जाता है, मैं कहूं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएससी या पीएससी पे नहीं भेजेंगे। उल्टी गंगा नहीं बहेगी, गंगा ऊपर बहेगी, पेड़ की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा।
इस बात का क्या रखना, ध्यान रखना। तो यहां पे मरीज कहां पे गया है कि जिला अस्पताल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वो मेडिकल कॉलेज जाएगा, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उल्टा नहीं जाएगा, सीएचसी पे नहीं जाएगा, उप केंद्र पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। वहां तो एक बकरी बंधी हुई होती है सब सेंटर पे। बच्चों सब सेंटर पे क्या होती है, सब सेंटर पे तो एक दिन के अंदर जो ऑफिशियल टाइम होता है वहां पे भी वही खुलता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर भेजेंगे, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरी बात करते हैं, एक रोगी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करते समय नर्स को निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। जब मरीज को रेफर किया जाता है उस कंडीशन के अंदर एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका यह रहती है, मरीज जब आया था उसका वाइटल साइन पूरा लिखा हुआ, जो बीएसटी होता है, बेड हेड टिकट होता है, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि नहीं है। जो मरीज जाएगा 300 किलोमीटर दूर जाएगा तो जाते टाइम में एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। उस एम्बुलेंस के अंदर जो ड्यूरिंग द वे रास्ते के अंदर चलने वाली दवाइयां, ग्लूकोज, पानी की बोतलें वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर है कि नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रॉपर रूप से है कि नहीं है, कोई लेबोरेटरी जांच, यदि कोई जांच की है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जांच की रिपोर्ट जो रेफरल जो स्लिप है, प्रिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर लगाना है। नर्सिंग नोट्स और डॉक्टर के नोट्स लिखे हुए हैं कि नहीं है, कहां पे मरीज जा रहा है उसका स्पष्ट हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, सिग्नेचर समेत, उसका तारीख समेत। उसके बाद में क्यों रेफर किया जाता है, उसका क्या कारण है, क्या दिक्कत आ गई कि वहां पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका रीजन लिखा हुआ होना चाहिए। सारे कागज के साथ में उस मरीज को रेफर किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रोगी को हमेशा रेफरल पर्ची के साथ भेजना चाहिए, ये तो जरूरी है। बेहतर ट्रीटमेंट की अवधि आवश्यकता वाले रोगियों को पहले रेफर करना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी का ध्यान रखना है। अब मैं कहूं कि पैर में मोच आ गई है, ऐसी कंडीशन में उसको सबसे पहले नहीं भेजना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भेजना है। जैसे हार्ट के पेशेंट हुए, जैसे कि ब्रीथिंग वाले प्रॉब्लम वाले मरीज हुए, कई ऐसी इंटरनल इंजरी हो गई है, उसको सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट हो रही है, ऐसे लोगों को जल्दी भेजना ताकि दिक्कत ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। रेफर करने से पूर्व रोगी की सभी आवश्यक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट सारा दे करके उसको भेजना है। डी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला कर देते हैं। निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्षेत्र में तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, स्कूल हेल्थ रजिस्टर, सभी। इसके अंदर बच्चों क्या रहेगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का रिकॉर्ड लेखन के दौरान निम्न में से किस सिद्धांत का ध्यान रखना है। अब जब बच्चों रिकॉर्ड लिखते हैं ऐसी कंडीशन में जो एंट्री की जा रही है वो सही होनी चाहिए, रिकॉर्ड का समय तारीख के अनुसार नियमित होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है रेखांकित करते हुए दर्शाना है। हाँ, डी इज ए करेक्ट आंसर। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रिकॉर्ड में रख रखाव के दौरान किस बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर भी ये सारी बातें हैं, इसके अंदर भी डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से रिपोर्ट लेखन का महत्व है, इसके अंदर भी सारे ये जो लिखे हुए हैं ये महत्व है, उपयुक्त छवि। उसके बाद में स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर वह ऑर्डर जिसके अंतर्गत एक डॉक्टर की अनुपस्थिति के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर कहलाता है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि इंपोर्टेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं,
ये डॉक्टर की अनुपस्थिति में रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में हेल्पफुल होते हैं। हाँ। ये रोगी की जटिलताओं में होने और गंभीर रूप धारण करने से रोकते हैं। हाँ। जब मान लीजिए डॉक्टर नहीं है और एक माइनर केस के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स ने एक नर्सिंग स्टाफ ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, शुरुआती कंडीशन के अंदर तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, जटिलता नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। नर्स द्वारा सब विवेक से रोगी का प्राथमिक उपचार दिए जाने के कारण उसकी जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है। एक मरीज है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको कब्जियत है, उसको 3 दिन से स्टूल पास नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर रोगी को फाइबर से भरपूर डाइट देने की सलाह देंगे, बिल्कुल सही है। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ देंगे। प्रातःकाल सो जाने से पूर्व गुनगुना पानी पीना लाभदायक होता है। हल्का हल्का गुनगुना पानी पीना है। उपयुक्त सभी, तो डी इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से दौरे से संबंधित स्थानीय आदेश होते हैं। जब एक मिर्गी आ जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, जब मिर्गी आती है, जब पेशेंट उस कंडीशन के अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर उनकी आंखें बाहर की तरफ निकलती है और एक फिक्स हो जाती है। मरीज को माउथ से सिक्रेशन आता है। जब दौरे पड़ता है तो उस कंडीशन के अंदर मरीज के शरीर पे पसीना आता है। मरीज यदि बेड पे है तो वो गिर भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर जर्किंग मूवमेंट होता है दौरे के टाइम में। ऐसी कंडीशन के अंदर एक नर्सिंग स्टाफ, एक नर्स की सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मरीज को सबसे पहले पोजीशन प्रोवाइड करवाना है। मरीज को एक साइड में लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दे देना है, ताकि मरीज अनकॉन्शियस है, माउथ के अंदर से बलगम सिक्रेशन आ रहा है, वो एक साइड से बाहर निकलता जाए, लंग्स के अंदर नहीं जाए, फेफड़ों के अंदर नहीं जाए, एस्पिरेट ना करे। दूसरी बात, मेंटेन द पेटेंट एयरवे, जो रेस्पिरेशन जाने का जो रास्ता है वो उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसको सीधा रखना जरूरी है। यदि मुड़ गया, इधर भी हो गया, जीभ उलट गई, तो ऐसी कंडीशन में सांस नहीं ले पाएगा, मरीज की मौत हो सकती है। उसके बाद में आपने देखा होगा, जब मरीज को दौरा पड़ता है, उस कंडीशन के अंदर मरीज जीभ बाहर निकालता है, लंबी जीभ कर देता है, और उसके बाद में जब दोनों दांतों के बीच में जीभ आती है तो कटने की संभावना रहती है। ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स क्या करेगी, अपने जेब के अंदर रुमाल है वो ठूस देना है। अब रुमाल नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा ठूस देते हैं, ताकि टंग बाइट होने से बचाया जा सके। गोज भी, बैंडेज कुछ भी लगा सकते हैं। हवा में खुला छोड़ना है, कपड़े टाइट है उसको लूज कर देना है। परंतु आपने देखा होगा कि गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, मिर्गी आती है तो 20 साल पुराना जो मोजा है, सॉक्स है, जूते हैं, वो सुंगाते हैं, जिसके अंदर इतनी बदबू आती है कि मरीज एकदम होश में आने लग जाता है। मरीज को, लोगों का अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि आज फेमस ट्रीटमेंट हो गया है गांवों के अंदर। ये सब गलत है, तो इस प्रकार से नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कहता है, when the condition या when the patient is suffering from the epilepsy या convulsion, कोमा या दौरा के कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले प्रोवाइड द पेशेंट पोजीशन, सेकेंड द पेटेंट द एयरवे, चेक द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ द कन्वल्सन। उसके बाद में थोड़ा पानी छिटक दो, छिटकना है तो ठीक है ना, बट जूते वाली कहानी यहां पे लागू नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू WHO। अब देखिएगा बच्चों, मैंने क्या बताया है, एस्पिरेशन को रोकने के लिए रोगी को हेड एक तरफ से मोड़ देना है। मैंने बोला था लेफ्ट लेटरल पोजीशन,
एक साइड में मोड़ देना है, सही बोला हूं, ये स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर आता है, ये जरूरी है, ये प्रायोरिटी के अंदर है। जीभ को दांतों के बीच में कटने से रोकने के लिए दांतों को बीच में बैंडेज का रोल लगा देना है। मैंने रूमाल बोला है, यहां पे बैंडेज का आया है। रोगी की चोट लगने से बचने के लिए आवश्यक उपाय करना है, मतलब एक जर्किंग मूवमेंट होता है, उस कंडीशन में हेड है वो पत्थर है, मिर्गी कहीं पे भी आ सकती है, खेत में भी आ सकती है, पेड़ पे सड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी मिर्गी आ सकती है, मिर्गी कभी भी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब सबसे पहले जो हेड है उस हेड को क्या करना है, उसको नीचे हाथ रख लेना है। कुछ टाइम के बाद में मैं कहूं कि मिर्गी मैक्सिमम 2 मिनट आती है, तो 2 मिनट तक उसको कहीं इंजरी नहीं हो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद में डी इज ए करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज अब इतना ही पढ़ेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट है वो कुछ एक टॉपिक रह गया है, मेरे हिसाब से 94 क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अर्ली मॉर्निंग के अंदर करवा दूंगा। और जिन बच्चों को पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 9470481681। आज इतना ही, धन्यवाद।